ईरान इजराइल युद्ध के बीच जूनियर खामेनेई के ताज़ा बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। नए खलीफा ने साफ कर दिया है कि वो एक एक ईरानी की मौत का बदला लेकर रहेंगे। तो वहीं ट्रंप ने एक बार फिर से युद्ध में निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की बात कही है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि मुस्तफा खामेनेई जिंदा तो हैं, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हैं। अमेरिका से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि वो बहुत बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन इन सब के बीच दुनिया भर के देशों में तेल और गैस का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में ये युद्ध अब किधर जाएगा? ईरान कितना तैयार है? उसके कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? और ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी नाकेबंदी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ईरान की ओर से की है कि ईरान का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन खौफ 100% है। तो ऐसा क्या ईरान कर रहा है और उसका कोई तोड़ निकल सकता है? भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है शांति के लिए? आगे की क्या कुछ राह दिखाई दे रही है? आज हम खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। ईरान के साथ जिस टकराव को अमेरिका युद्ध समझ रहा था, दरअसल वो महायुद्ध साबित हो रहा है। अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि ईरान इतनी ताकत के साथ युद्ध में डटा रहेगा और ये जंग इतनी लंबी खिंचेगी। भले ही ट्रंप कह रहे हैं कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को ये अंदर ही अंदर एहसास हो रहा है कि इस जंग में वो बहुत बुरी तरह से घिर चुका है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से लहूलुहान हुआ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। सीनियर खामनेई समेत दर्जनों टॉप लीडर्स को खोने के बाद भी ईरान लगातार इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा है। ईरान के नए खलीफा ने साफ साफ कह दिया है कि शहीदों के खून के एक एक कतरे का हिसाब होगा। दुश्मनों के ठिकानों पर न हमले रुकेंगे, न हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी खत्म होगी। 14 दिन से जारी इस भीषण युद्ध में चाहे ईरान के ठिकाने हों या फिर इजराइल और अमेरिकी बेस, सब तहस नहस हो चुके हैं। आसमान में दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन का ताबड़तोड़ हमला जारी है। जमीन पर धमाके हो रहे हैं तो समंदर में पहरा गहरा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के बयान के बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कहना है कि उसने उत्तरी इजराइल, किरियात, शमोना, हदेरा, हाइफा, बहरीन में अमेरिकी बेस और इस क्षेत्र के दूसरे अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो वहीं इजराइल का दावा है कि उसने ईरान में 200 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। वहीं इस जंग में सबसे अहम कड़ी माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अस्थिरता हमारे हित में भी नहीं है, लेकिन हॉर्मुज संकट के लिए पूरी तरह अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं और अमेरिकी सेना की मौजूदगी से इस क्षेत्र में असुरक्षा बनी हुई है। और ईरान का ये भी मानना है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए अमेरिकी ठिकानों पर हमले करना उनका हक है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक पोस्ट में दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान की नौसेना और वायुसेना लगभग खत्म हो चुकी है और ईरानी मिसाइलें और ड्रोन लगातार नष्ट किए जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि ईरान के कई बड़े नेता भी मारे जा चुके हैं और अमेरिका के पास अपार सैन्य ताकत है, असीमित गोला बारूद और पर्याप्त समय है। ट्रंप ने ईरान पर यह भी आरोप लगाया है कि वो पिछले 47 वर्षों से दुनिया भर में निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहा है। अब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में ऐसे शासन को खत्म करना उनके लिए सम्मान की बात है। मिडिल ईस्ट में जंग की इस घड़ी में एक ओर मिसाइलें बरस रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बयान से भी लगातार बमबारी जारी है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये संकट कब खत्म होगा और दुनिया कब चैन की सांस लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर.एस. पांडे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व पेट्रोलियम सचिव और ऊर्जा मामलों के बहुत बड़े हस्ताक्षर आप हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पांडे सर हमारे शो पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र तनेजा सर, देश के जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट तो हैं ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, राजनीति के आप भी बहुत बड़े टिप्पणीकार और स्तंभकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनेजा सर आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोमोडोर रिटायर्ड जी.जे. सिंह सर, आप भी जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इस पूरे खाड़ी में जो मैरीटाइम सिचुएशन है उस पर गहरी पकड़ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे कोमोडोर सिंह सर। पांडे सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सर स्थिति क्या है इस वक्त, जरा हमें एनालाइज करके बताइए। क्या आपका अनुभव कह रहा है, वहां पर क्या परिस्थितियां बन रही हैं? अभी तक जो खबरें आ रही हैं तो ये तो सप्लाई डिसरप्शन इतना बड़ा दुनिया में कभी पहले नहीं हुआ था। तेल के दाम तो पहले इससे ज्यादा भी चढ़े। जब मैं पेट्रोलियम सेक्रेटरी था तो उस समय $147 पर बैरल, ये 2008 की बात चले गए थे। आज तो उतना नहीं है, अभी 100 के आसपास, 101 के आसपास है। लेकिन सप्लाई डिसरप्शन जो इस बार हॉर्मुज के बंद हो जाने से हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ था।
अब सवाल है कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के देशों पर ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि वो ज्यादा हॉर्मुज से लेते थे और अभी हॉर्मुज में करीब करीब बंद है। हमारी डिप्लोमेटिक थोड़ी सक्सेस नजर आ रही है। 2 जहाज, बड़े बड़े जहाज आए हैं, उसमें तेल भी है और एलपीजी भी है, लेकिन हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और कर भी रहे हैं सोर्सेज को। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है जो अभी चल रहा है, उससे हम इस पर काबू पा लेंगे। कठिन स्थिति है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति नहीं है। तो अभी मिला जुला के यही है। युद्ध कब खत्म होगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अभी लगता है कि दोनों साइड चला रहे हैं, गोलाबारी जारी है जैसा आपने दिखाया, और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। तो हमें इससे निपटना है और हम निपटेंगे। हमारे देश पर भी असर हुआ है, दुनिया के कई देशों पर, सभी देशों पर असर हुआ है। हमारे देश में तो कम से कम तेल के दाम नहीं बढ़े हैं। नेचुरल गैस का संकट अभी तक नहीं है। थोड़ा पावर सेक्टर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पावर सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नेचुरल गैस पर नहीं है। एलपीजी की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन वो भी मैनेज कर रहे हैं। थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है और मेरे हिसाब से इस पर काबू पा लेंगे। पैनिक नहीं होना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि स्थिति कठिन है लेकिन मैनेजेबल है। पहले भी क्राइसिस मैनेजमेंट हमने देखे हैं, इस बार का थोड़ा अलग जैसा क्राइसिस है, लेकिन इससे भी निपटने की पूरी कोशिश हो रही है और हो जाएगी। राइट सर। तो परिस्थितियां हाथ से निकली नहीं है, गंभीर जरूर हैं, लेकिन परिस्थितियां हाथ से नहीं निकली और इसमें सबको मिलजुल करके काम करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि कब तक ये परिस्थितियां बनी रहेंगी, इस बारे में मुकम्मल तौर पर कहना तो बड़ा मुश्किल है। बट तनीजा सर से पूछते हैं, पूरी दुनिया में सर घूमते भी हैं, पढ़ते लिखते भी हैं और उन लॉबीज़ में लगातार सर की बात भी सुनी जाती है, अपनी राय भी सर देते हैं। इसलिए सर, तनीजा सर ज़रा बताइए सर, क्या परिस्थितियाँ लग रही हैं, ईरान की क्या परिस्थिति है, कब तक ये वॉर खींचेगा? अमेरिका क्या सिर्फ मैनेज ही कर रहा है, कॉन्फिडेंस और सक्सेस दिखाने की बड़ी कोशिश कर रहा है, तो ये सिर्फ कागजी तौर पर दिखा रहा है या वाकई में धरातल पर उसके हाथ कुछ सफलता है भी? नहीं, देखिए, अगर आप इसको देखते हैं तो अमेरिका और इजराइल ने जो गुणा भाग उन्होंने जियोपॉलिटिकल मैथ किया था और उसके हिसाब से ईरान के ऊपर हमला बोला था, वो तो कहीं गलत हो गया। ये तो दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ईरान को ये समझ में आता है उसके पास जो सबसे, वो फौजी रूप से तो इनका मुकाबला कर नहीं सकता अमेरिका का, यहाँ तक इजराइल का भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता। तो उनके पास ये था, सबसे बड़ी हथियार ये था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको वेपनाइज कर दो। और क्योंकि दुनिया का लगभग 20 मिलियन बैरल्स तेल वो वहां से रोजाना निकलता है, भारी मात्रा में गैस भी निकलती है, खासतौर से एलएनजी। तो उन्होंने क्या करा, उनका अपना तेल इतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता, भंडार बड़े हैं लेकिन उत्पादन नहीं होता। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ये जो 20 मिलियन तेल है, जो लगभग दुनिया का जो रोजाना जो कंज्यूम होता है उसका 20% है, उन्होंने उसको वेपनाइज कर दिया। और उसके तरीके देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इतिहास में कभी बंद नहीं हुई और टेक्निकली तो आज भी बंद नहीं है, लेकिन वहां जो उन्होंने दहशत पैदा कर दिया, खासतौर से जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो वहां पे जो है स्पीड बोट्स और मैरीटाइम ड्रोन्स लेकर के घूम रहे हैं, और जितने टैंकर्स वहां होते हैं सबको रेडियो मैसेज देते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इधर क्रॉस करने की हिम्मत मत करना, वरना हम आप पे हमला बोल देंगे। हालांकि उनके विदेश मंत्री लगातार कहते हैं कि हमने जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है, लेकिन उनके नए सुप्रीम लीडर ने कल जो वक्तव्य दिया बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसको हम बंद रखेंगे। और उनकी कोशिश है कि जो तेल की कीमत है, वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने वेपनाइज किया, तेल की कीमत जितनी ज्यादा हो सके उसको ऊपर ले जाओ। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, इंटरनेशनल एनर्जी ने कोशिश करी है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हर देश खोल रहा है, जापान ने भी 2 घंटे पहले खोलने की घोषणा कर दी, अमेरिका भी कर रहा है। इसके अलावा बाजार में भी लगातार ये एंगेजमेंट करे हुए हैं कि पैनिक मत फैलाओ, इसलिए कीमत अभी भी $100 के आसपास घूम रही है। अगर ये सब उन्होंने ना किया होता तो आज कीमत $130 तो बड़ी आसानी से होती। ईरान की कोशिश ये है कि ऐसे हालात पैदा कर दो कि तेल कम से कम $150 पर बैरल पे पहुंच जाए। हालांकि कल उन्होंने $200 बोला, तो अब ये अभी तक तो मैनेज किया जा रहा है। लेकिन अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलती नहीं है, अमेरिका ने 8 दिन पहले कहा था कि वो नेवी को लगा करके उसको आधा खोल देंगे, आंशिक रूप से खोल देंगे, जिससे मूवमेंट कुछ हद तक शुरू हो जाए।
अब उन्होंने ये कहा है कि वो अभी कम से कम 15 दिन इसको नहीं खोल सकते। उन्होंने कोशिश किया लेकिन सफल नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कोई यूज ईरान कर रहा है एक हथियार के तरीके से, उससे अमेरिका परेशान है, आसपास के सारे देश परेशान है। और हकीकत ये है कि पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेल अभी भी केंद्र में है, वो इस समय हड़कंप में है और तेल की कीमत को अभी तो रोका हुआ है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को रिलीज करके, लेकिन तेल उत्तर की दिशा में जाएगा अगर ईरान अपना रवैया ठीक नहीं करता या दोनों जो पक्ष जो है कहीं ना कहीं बातचीत शुरू नहीं करते। राइट सर, ये अब देश को समझना बहुत दिलचस्प होगा जिस मोड़ पे तनेजा सर ने वक्तव्य खत्म किया है। आगे क्या होगा और किस एक्सटेंट तक जा सकता है, इसे समझना बड़ा ज़रूरी होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि ये युद्ध आगे कितना खिंच सकता है। बट कमोडोर जीजे सिंह सर, सबके मन में सवाल ये उठ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जैसा सर ने कहा कि वेपनाइज कर दिया, एक तो पॉलिटिकल वेपनाइजेशन होता है, एक मिलिटरीली वेपनाइज करना, लिटरली नेवल माइंस बिछा रखी हैं ईरान ने, ये कहा जा रहा है। तनेजा सर ने कहा जैसा कि वहाँ पर फास्ट ट्रैक क्राफ्ट्स हैं, उनकी स्टेल्थ बड़ी स्पीड बोट्स हैं जो जा जाके इधर उधर अफरा तफरी फैलाती हैं, धमकियाँ देती हैं, ये बॉटम माइंस। सर जरा हमें स्ट्रक्चर बताइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो गुजर रहे हैं वो डर क्यों रहे हैं? वहाँ से कोई माइन फटेगी, उनका जहाज डूब जाएगा, फट जाएगा, ऊपर से कोई ड्रोन आएगा, क्या वहां पर डर लग रहा है सर? कंट्रोल नहीं है ईरान का वहां पर, लेकिन खौफ 100% है। इसका जरा स्ट्रक्चर समझाइए सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आवाजाही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कम हुई है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी थी, जैसे कि लॉयड कंपनी है एक लंदन बेस्ड, जिसका काफी इस मैरीटाइम इंश्योरेंस के ऊपर ग्रिप है, काफी होल्ड है उसका, तो उस कंपनियों ने, ऐसी और 2-4 कंपनी हैं, उन्होंने मैरीटाइम इंश्योरेंस कवर जो है वो विड्रॉ कर लिया है। कोई भी शिप जो है वहां से गुजरता है वो अपने रिस्क पे गुजरता है, उसको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलती। तो देखिए, जितना व्यापार है दुनिया का वो सिर्फ पैसे के लिए होता है, इकोनॉमी के लिए होता है। अगर शिपों को इंश्योरेंस नहीं मिलेगी तो शिप वहां नहीं जाएंगे उस तरफ। एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है, वहां पे जो ट्रैफिक कहा जाए वो कम हुआ है। दूसरी बात जो है वो है वहां पे खतरे की, जो कह रहे हैं आप, वहां पे देखिए 24 किलोमीटर वाइड ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, मगर इसके अंदर जो नेविगेबल पैसेज होता है वो छोटा है। उसमें ज्यादातर जो 2 वे ट्रैफिक है वो मुश्किल से गुजरता तो है, मगर बहुत ही वहां पे चौकन्ना और सावधान रहना पड़ता है जब आप वहां पे नेविगेट करते हैं उस एरिया के अंदर। और अगर ये कहा जाए कि नेविगेबल नहीं है, ये गलत है, नेविगेबल है, खुली हुई है। और दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जो ईरान है, ये बिना किसी नेशनैलिटी को देखते हुए हर एक कंट्री के ऊपर वहां के जो कार्गो शिप निकलते हैं उनको अटैक कर रहा है। एक किस्म की ये इंटरनेशनल प्रोवोकेशन, यानी कि दूसरे देशों को भी कुछ चोट पहुंचे ताकि वो अमेरिका के ऊपर जी, जब दुनिया जो देश इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर दबाव डालें। ये तो उनकी ये चाल आप समझिए जाए, कोशिश है जी। और तीसरी बात ये है कि वो उनकी जो हालात हैं वो तो हम सभी जानते हैं कि जैसे आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया कि उनकी जो लहूलुहान हो चुका है, उनकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो है ऑलमोस्ट काफी तक डेसिमेट हो चुकी है, उसको तहस नहस कर दिया गया है। मगर मिसाइल शक्ति अभी भी उसके पास है, जो उनकी पहली वाली एक स्ट्रेटजी थी कि हम सिर्फ मिसाइलों या ड्रोन के साथ हमला करें। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो सिटीज हैं वहां पे अभी भी इन मिसाइलों का जखीरा है। मैं आऊंगा सर, उस पर भी समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आ रहा है वो आपने बताया। पांडे सर, अब ये बताइए कि इसमें भारत के लिए क्या अभी आपको लग रहा है कि हमें घरेलू स्तर पर हमें अपने उत्पादन में कितना सुधार करना पड़ेगा, अपस्ट्रीम रिफॉर्म्स की कितनी आपको आवश्यकता नजर आती है,
डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं सर प्लीज। देखिए, चैलेंजेस तो हमारे पास बहुत हैं, क्योंकि जहां तक क्रूड ऑयल का सवाल है, हम करीब करीब 90%, 88% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। तो वो तो बढ़ाने में समय लगेगा और वो आसान नहीं है। लेकिन जहां तक सप्लाई इंटैक्ट रखने का प्रश्न है, हम गल्फ पर ही डिपेंडेंट ना रहें। और अभी अमेरिका से 4-5 महीने पहले 2025 के क्लोज में एक एग्रीमेंट भी हुआ, वहां से एलपीजी हम ले रहे हैं, वो आना शुरू भी हो गया। उससे एलपीजी की किल्लत है, उसमें कुछ हमें राहत मिली है। तो हम सोर्सेज डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जब से यूक्रेन वार हुआ तब से रसिया से हमने तेल लेना शुरू किया, और रसिया से अभी भी हम लेने की बात कर रहे हैं, ले भी रहे हैं। तो हम जो आधा जो डिपेंडेंट थे करीब करीब ये हॉर्मुज पर और गल्फ पर, इसको हमें कम करना है और कम कर भी रहे हैं, और इसको हमें ये करना है। जहां तक नेचुरल गैस का सवाल है, ये करीब 50-50 है हमारा डिपेंडेंस इंपोर्ट पर। अब नेचुरल गैस में भी दिक्कत हो गई है। कतार का ये हमले में बंद हो गया है, उसने फोर्स मेजर कर दिया है, उसका प्रोडक्शन बंद है, तो उससे हमको असर पड़ा है। तो उसके लिए भी कहीं स्पॉट ले रहे हैं, इधर उधर से कर रहे हैं। और कुछ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी है, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सेक्टर्स को। फर्टिलाइजर्स को थोड़ा कम किया है, पावर को ज़्यादा कम किया है, पेट्रोकेमिकल को और भी ज़्यादा कम किया है। तो इस तरह से हम अभी मैनेज कर रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं तो नथिंग लाइक इट, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, हमें दूसरी दुनिया पर निर्भर करना पड़ेगा। लेकिन ये दुनिया के कई स्रोत हैं, केवल हॉर्मुज पर डिपेंडेंस अभी तक था, जिसमें अब कमी आ रही है। वो लैंडमार्क एग्रीमेंट हुआ जो अमेरिका से हुआ था 3-4 महीने पहले, और उसका पॉजिटिव असर अभी दिखना शुरू हो गया है। तो हमें डाइवर्सिफाई सोर्सेज करने पड़ेंगे, ये बात है। एलपीजी में ज़्यादा दिक्कत है, और एलपीजी के सोर्सेज भी कम हैं, हमारा 60% डिपेंडेंट है। लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर अभी जो खबरें हैं, सरकार ने अपनी कंपनियों को कहा है कि पेट्रोकेमिकल को देना बंद करो, प्रोपेन, ब्यूटेन, और उसको एलपीजी में लगाओ। उससे सुधार भी हुआ है, करीब 30% तक प्रोडक्शन उसमें बढ़ा है। और दूसरे देशों से भी हम ले रहे हैं, अमेरिका से करीब 10% ले रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट में भी खरीद हो रही है। तो इकोनॉमी पर तो असर पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर खरीदना अनसर्टेन भी है और एक्सपेंसिव भी है। लेकिन सरकार ने अभी तक दाम नहीं बढ़ाए, तेल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, नेचुरल गैस के दाम नहीं बढ़े, एलपीजी के दाम भी केवल 60 रुपए बढ़े हैं। आप अगल बगल के देशों को देखें तो उससे हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। तो इससे स्ट्रेटेजी भी अपनी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, आत्मनिर्भरता थोड़ी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करके और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसको भी मैनेज करना पड़ेगा, और इससे हम मैनेज कर लेंगे, हमें पूरा यकीन है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। तनेजा सर, आप तो राजनीति को भी समझते हैं और एनर्जी हमारी जो नीड्स हैं उनको भी बाखूबी समझते हैं। जब टैरिफ का हमारे ऊपर टेरर आया तो हमने अपने रिफॉर्म शुरू करे, कंजम्पशन को कैसे बढ़ाया जाए, जीएसटी 2.0 लेकर के हम आए। ये एनर्जी के दौर में कुछ सर हमारे लिए कुछ टेक अवेज हैं घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन के मोर्चे पर? ठीक है, ओएनजीसी ऑयल के पुराने कुओं से उत्पादन हो रहा है, लेकिन नई डिस्कवरीज हम नहीं कर पाए। आयात पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई, बढ़ते बढ़ते 88% तक पहुंच गई। स्ट्रेटेजिक जो हमारा रिजर्व है, पेट्रोलियम रिजर्व, वो भी कहा जाता है कि ज़रूरत के हिसाब से भी बहुत कम है। और एलपीजी तो ज़बरदस्त निर्भरता है हमारी, ये तो सब जग जाहिर हो चुका है। नेचुरल गैस में जो ट्रांजिशन होना चाहिए था वो भी सुस्त रहा। तो सर कुछ ऐसा आप देख पा रहे हैं सर कि जैसे हमने टैरिफ के कारण कुछ नए रिफॉर्म्स किए, उसका असर भी दिखा? ये एनर्जी क्राइसिस के दौर में कुछ रिफॉर्म्स हम कर पाए या करने की गुंजाइश बने? अब देखिए, देखने का नजरिया होता है। आज से 10 साल पहले 14 करोड़ कनेक्शंस थे एलपीजी के, आज लगभग 34 करोड़ है। तो आप ये देखिए कि जो डिमांड है और जो सरकार ने किया कि कितने सारा पूरा कवरेज उसका बढ़ा दिया, घर घर
सिलेंडर पहुंचा दिया। ये वजह है कि आपकी जो है, आप उसको वनरेबिलिटी बोलें या जो कुछ, वो थोड़ी बढ़ गई। लेकिन हर घर में एलपीजी पहुंचा, पर्यावरण में फर्क पड़ा, जो महिलाएं किचन में खाना बनाती हैं उनका स्वास्थ्य सुधरा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है आपने बात करी ये कि भाई हमारा कंजम्पशन जो है आज की तारीख में, हम 57 लाख बैरल तेल प्रतिदिन हमारी अर्थव्यवस्था की खपत है, उसमें से 52 लाख बैरल हम आयात करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इस कारण जो है हमारे जो है परसेंटेज में अगर आप देखते हैं तो लगता है परसेंटेज बहुत कम हो गया, क्योंकि हमारा जो परसेंटेज आयात का वो 89% हो गया। हालांकि उसमें से कुछ हम रिफाइन करके 106 देशों को बेचते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है तो ये सारी चीजों पर काबू करना इतना आसान नहीं हो। दूसरी ये मत भूलिए कि तेल अगर ईश्वर ने आपको नहीं दिया या प्रकृति ने नहीं दिया तो आप लड़ नहीं सकते उससे। प्रयास और होने चाहिए, मैं सहमत हूं, रिफॉर्म्स और होने चाहिए, सहमत हूं। लेकिन सबसे जरूरी मेरा यह मानना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर हमें बहुत फोकस करना है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी को धर्म नहीं बनाना है, रिलीजन नहीं बनाना है। हमको उधर ध्यान है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरीके की है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ही लगभग वैसी है, कुछ एक देशों को छोड़ के, कि तेल और गैस आगे आने वाले 25-30 साल हमको चाहिए। अगर देश के अंदर हमको खजाने नहीं मिलते हैं तेल और गैस के, तो विदेश में जहां भी उपलब्ध है हमारी कंपनियों को आदेश होना चाहिए रिफॉर्म्स के तहत ही कि जाके वहां पे तेल और गैस के भंडार खरीदो और अपने शिप लेकर के लेके आओ। आज हमारी स्थिति यह है कि 92% जो तेल हम आयात करते हैं, जिन जहाजों से आयात करते हैं, वो विदेशी होते हैं। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हमारा 93% जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय जहाज, वो विदेशी जहाजों पे है। तो कैसी एनर्जी सिक्योरिटी? तो बहुत सारे प्रश्न है। मेरा ये मानना है अब सरकार इस पे ध्यान दे रही है, शिप बिल्डिंग को प्रमोट किया जा रहा है, इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, सब्सिडाइज, बहुत अच्छे कदम है। लेकिन एनर्जी के अंदर मान लिया जियोलॉजिस्ट ने बताया कि यहां तेल है, उस तेल को उस गहरे समंदर में जाके ढूंढ के उसका प्रोडक्शन शुरू करने का जो पूरा साइकिल है 8 से 9 साल का होता है। जो आज रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसके बेनिफिट्स जो आपको दिखेंगे तेल और गैस के क्षेत्र में, वो आने वाले 6 से लेकर 9 साल में दिखेंगे, जब हमारी खपत तेल की जो है वो लगभग 65 लाख बैरल, 6.5 मिलियन बैरल्स पर डे हो जाएगी। और अगर हमारी अर्थव्यवस्था और ग्रो करती है तो वो दिन दूर नहीं है, 20 साल लगेंगे, लेकिन हमारी तेल का कंजम्पशन, खपत 9 मिलियन बैरल्स होगा रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के बावजूद। तो हमें रियलिस्टिक बनना पड़ेगा। हमें पश्चिम के देशों की तरह ये नहीं कहना ग्रीन एनर्जी इज एवरीथिंग, वेरी गुड, एंड डिमोनाइज ऑयल। ये कई लोग भारत में आज भी करते हैं, ये रोकना पड़ेगा। दूसरी एक और बताओ, एक क्विकली एक लाइन आपको बोलूं, ये दुनिया के जो तमाम देश, खाड़ी के देश उसमें शामिल हैं, सऊदी अरब, इराक, आप ये बात ध्यान में रखिए, इनको हमारी जरूरत, हमको इनसे जो जरूरत है ज्यादा है। इनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी ये है कि बायर हो, डिमांड होनी चाहिए। और आज की दुनिया में तेल की जो डिमांड, जो देश ड्राइव कर रहा है, जो ग्रोथ डिमांड में हो रही है तेल की, वो भारत कर रहा है। तो एक सीमा से आगे ये भारत की अप्रोच या भारत की पूरी जो जरूरत है उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि इनको हमारी ज्यादा जरूरत। आपने बहुत अच्छे से बताया सर। और रिफॉर्म्स अगर हम आज शुरू करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में कितनी जटिलताएं हैं कि उन रिफॉर्म्स का धरातल पर असर आपको 8-9 साल बाद दिखेगा। हमें इन सब को मद्देनजर रखना होगा ताकि हम एक सही आकलन परिस्थितियों का कर पाएं। अब आकलन के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कमोडोर जीजे सिंह सर कि ईरान का बृहत्तर प्लान क्या है, बिगर पर्सपेक्टिव में उसका प्लान क्या है। कुछ इंटरनेशनल कमेंटेटर्स का मैं पढ़ रहा था एनालिसिस, वो कह रहे हैं कि ईरान का प्लान ये है कि तेल की कीमतों को $200 तक ले जाया जाए ताकि एक इकोनॉमिक एग्जॉशन की मुद्रा में आ जाए। अमेरिका और यूरोप में महंगाई इतनी हो जाए कि जनता और सरकारों पर युद्ध रोकने और ईरान से प्रतिबंध हटाने का दबाव बन जाए। मतलब इस तरह की रणनीति क्या एग्जैक्टली ईरान के मन में चल रहा है सर? क्या आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं जो रणनीतिकार कह रहे हैं? देखिए, ये कुछ हद तक ठीक है, उनकी कोशिश तो रहेगी, मगर आप ये देखिए कि इसके साथ जो रशिया जैसे देश हैं उनकी फाइनेंशियल विंडफॉल है। उनके लिए तो जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल विंडफॉल हो जाती है, क्योंकि उनकी एनर्जी की सेल बढ़ेगी जी, और वो अच्छी खासी कीमत पे करेंगे। अगर 200 तक नहीं तो जो रेट है रीजनेबली बढ़ा देंगे। और उसके साथ आप फिर ये भी देखेंगे कि ये जो पुतिन साहब हैं, उनकी जो प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल होती है इंटरनेशनल
लेवल के ऊपर वो भी बढ़ेगी कि उन्होंने दूसरे देशों की मदद की है, और रशिया की तो कोशिश यही रहेगी। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रम्प की वो कोई खुलकर अमेरिका की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको फायदा हो रहा है। ये तो जैसे चेस के ऊपर एक चाल होती है, वो चाल चल रहे हैं, वो न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल के अंदर वो खूब ज्यादा जो है वो ईरान को इतनी बड़ी मदद भी नहीं करेंगे ताकि ये जंग लगी रहे। मगर इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है कि ये कब तक लड़ सकता है। सबसे बड़ी बात ये आती है, अभी जो स्ट्रेटजी अमेरिका और इजराइल ने अडॉप्ट की है, उन्होंने ये कहा है कि इनके बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह तहस नहस करो। जहां पे बिल्डिंग्स हैं, आम बैंक हैं, उनके ऊपर जाके बमबारी करो ताकि लोगों को पैसा निकालना डालना ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाए। दूसरी बात ये कर रहे हैं वो है कि पहले जितना जैसे तेहरान है, जो दूसरे बड़े देश हैं, शहर हैं, उनके अंदर पुलिस चेक पोस्ट थी सब जगह पे जी। और इनका ईरान का रेडियो टेलीविजन ये कॉन्स्टेंटली मैसेज दे रहा था कि अगर कोई भी सड़क के ऊपर आता है, बाहर निकलता है और प्रोटेस्ट करनी चाहता है, जब प्रोटेस्ट करता है तो वो अमेरिका का दोस्त माना जाएगा, हमारा जो है वो एनिमी होगा। तो वो चेक पोस्ट से हम सीधी गोली चलाएंगे, मारेंगे स्ट्रेट। ये डर बता दिया। अभी इजराइल ने इसको काउंटर करने के लिए जो शहरों के अंदर पुलिस चेक पोस्ट हैं, उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। कि जो पुलिस मारने वाली उसको मारो पहले। तो आप ये देखते हैं तेहरान के अंदर जो आप लहूलुहान देखते हैं, वो ज्यादातर इजराइल जो है वो चेक पोस्ट, जहां पुलिस हम नाकाबंदी कर देते हैं ना, वो नाकाबंदी है और ट्रिगर हैप्पी है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो फिंगर्स हैं ये एकदम ट्रिगर के ऊपर है, बाहर आइए गोली खाइए। तो इसलिए उनको दबाने के लिए जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, अभी पुलिस हेडक्वार्टर हुआ, उनके डिविजन जो जहाँ पे है उनको तहस नहस कर रहे हैं। भी पुलिस वाले कहाँ जाएंगे, बाहर तो आए वो। तो प्रोटेस्टर हैं वो वहां पे रजीम चेंज के लिए बाहर निकल के आ पाए। तो यानी कि ये निकेन प्रकरण हर तरीके से कोशिशें हो रही हैं, और ये आपने बड़ा डीप इनसाइट जाकर के बताया कि क्या एग्जैक्टली ग्राउंड पर है। समय तो समाप्त हो चुका है, बट जाते जाते मैं पांडे सर से क्विकली सीख पर जरूर पूछना चाहूंगा। पांडे सर, जब 2008 का क्राइसिस था, आपने बताया $146 पहुंच गया था रेट, उस वक्त हमने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के निर्माण की कोशिश करी, फ्यूल सब्सिडी का डीरेगुलेशन उस समय हुआ, अंत हुआ, डाइवर्सिफिकेशन, हमने कुछ सीखें ली, इथेनॉल और रिन्यूएबल की तरफ झुकाव हमारा बना। तो ये उस वक्त की सीख थी जो आप लोगों के ज़माने में क्राइसिस के बाद आप लोगों ने सीख एक तरह से उस क्राइसिस से सीखा। आज की सीख आप क्या देख रहे हैं सर, क्विकली अगर बता पाएं। देखिए, अभी भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो उस समय शुरुआत हुई थी, उसमें अभी अब सेकंड फेज आने वाला है, उसको बढ़ाएंगे। अभी 74 डेज की बात हो रही है, उसको 90 डेज कम से कम करना है। और प्रोडक्शन में भी थोड़े बहुत जो नेल्प के जो कंडीशंस हैं वो अभी उसमें सुधार हुआ है, लेकिन इसमें समय लगता है। तनेजा साहब ने बताया इसमें 10 साल करीब करीब लग जाते हैं। तो ये सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। रिन्यूएबल पर और भी ज्यादा एम्फेसिस देने की जरूरत है। लेकिन अगर ये हॉर्मोज से सप्लाई अगर शुरू नहीं हुई, अगला 15-20 दिन के बाद अगर शुरू नहीं हुई, तो बड़ा संकट आने वाला है। और मुझे लगता है कि ये सप्लाई किसी न किसी तरीके से शुरू होगी, चाहे वो डी माइनिंग करके और उसको एस्कोर्ट करके, यूएस एस्कोर्ट करे, फ्रांस एस्कोर्ट करे, बाकी दुनिया के लोग एस्कोर्ट करें, उसको लेके जाएं, या डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो। जैसे भारत को थोड़ा बहुत सफलता मिली है और भी सफलता मिलने की उम्मीद है। अब ये एक दूसरे पर प्रेशर डाल के चाहते हैं कि दूसरा झुक जाए। इसमें ऐसे झुकने वाली बात नहीं होती है, लेकिन ब्रेक थ्रू फिर भी होता है। और मुझे उम्मीद है कि अगला 15-20 दिन के बाद कुछ न कुछ हॉर्मुज का रास्ता निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो फिर बड़ी क्राइसिस आ जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा सर, कुछ न कुछ रास्ता निकलना। आप ही की तरह हम भी उम्मीद ज़दा हैं कि जल्द ही कोई समाधान निकले। फिलहाल बहुत सारे इंसाइट्स आप लोगों ने, फ्रेश इंसाइट्स दिए हैं, फ्रेश एनालिसिस आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर एस पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। कोमोडोर जी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। नरेंद्र तनेजा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण
इंसाइट्स के लिए और विश्लेषण के लिए। थैंक यू सर। एक छोटे से ब्रेक ले रुक जाते हैं। ब्रेक के उस पार जो लोग अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि भारत में एक तरफ कतारें लगी हुई हैं, क्राइसिस दिखाई दे रहा है सिलेंडर्स का, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि साहब कोई क्राइसिस नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो ये विरोधाभास की परिस्थितियां क्यों? इस पर से हम पर्दा हटाएंगे, रोशनी डालेंगे, सच्चाई क्या है, ब्रेक के बाद।